इधर वेद हॉस्पिटल के बाहर खड़ा दादी के कमरे में जाने के तरीके सोच रहा था। तभी उसकी नजर एक वार्ड बॉय पर पड़ी। वेद तुरंत उसके पीछे भागा और उसे पकड़कर बोला, भाई मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। वार्ड बॉय डर कर बोला, क्या चाहिए भाई, मैं तो बस ड्यूटी से जा रहा था। वेद ने उसे बगल के कोने तक खींचा और समझाते हुए कहा, देखो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मेरी दादी की जान खतरे में है। लेकिन वार्ड बॉय आपको कुछ कहने ही वाला था कि वेद ने उसकी गर्दन पर प्रेशर पॉइंट दबाया और वो बेहोश हो गया। वेद उसके कपड़े पहनता उससे पहले ही पीछे से राघव आया और तुरंत अपनी वॉकी टॉकी पर कहा, सिक्योरिटी अलर्ट। राघव ने वेद को उस वार्ड बॉय को बेहोश करते हुए देख लिया था। तब तक यशवंत भी आ गया था। उसने वेद को देखते ही गुस्से से कहा, इसने इस वार्ड बॉय को भी बेहोश कर दिया, डैम इट। अच्छा हुआ मैंने पहले ही पुलिस को कॉल कर दिया था, तुम्हारा खेल खत्म। अगले ही पल पुलिस भी आ गई। ऐसा लग रहा था कि सारा ट्रैप वेद को फंसाने के लिए ही बनाया गया था। इंस्पेक्टर ने वेद को पकड़ते हुए कहा, तो तू है वो जिसने सावित्री रायजादा को जहर दिया। चल बेटा, अब तेरी खातिरदारी करता हूं। वेद ने हैरानी से कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तब यशवंत बोला, हमारे पास सारे सबूत हैं, अब तुम बचोगे नहीं, ले जाओ इसे इंस्पेक्टर। वेद ने हड़बड़ा कर कहा, सुनिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे कमिश्नर साहब से बात करनी है, ये बहुत जरूरी है। शट अप। इंस्पेक्टर ने उसका फोन छीनते हुए कहा, तुम्हारे जैसे लोग हर बार यही ड्रामा करते हैं, चलो स्टेशन में बात करेंगे। इंस्पेक्टर और कांस्टेबल उसे खींच कर ले जाने लगे तो वेद कियारा को देखकर चिल्लाया, कियारा, कियारा तुम तो जानती हो मैं ऐसा नहीं हूं। कियारा परेशानी से वेद को देख रही थी। वेद उससे आंखें मिलाकर कहा, कियारा प्लीज मेरी बात सुनो, दादी के पास रहना, उनकी जान को खतरा है। कियारा दुविधा में पड़ गई। एक तरफ वेद की बात उसे सच लग रही थी, दूसरी तरफ उसका बिहेवियर बहुत अजीब था। कियारा ने जैसे ही अपनी नजरें फेरी, वेद ने हकलाते हुए कहा, कियारा तुम भी ऐसा सोचती हो? तुम्हें लगता है मैं दादी को नुकसान पहुंचाऊंगा? कियारा ने मुंह बनाकर कहा, मुझे कुछ नहीं पता तुम्हारे बारे में। वेद को लगा जैसे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो गई हो। वो बिल्कुल अकेला पड़ गया था। पुलिस उसे खींचते हुए ले गई। वेद चाहता तो फाइट कर सकता था, लेकिन इससे बात और बिगड़ सकती थी। पुलिस के जाने के बाद यशवंत ने तुरंत सभी स्टाफ को इकट्ठा करके कहा, सुनो सब, जो कुछ भी यहां हुआ है ये बात हॉस्पिटल से बाहर नहीं जानी चाहिए, समझे? अगर मीडिया या किसी को इस बारे में पता चला तो सबकी जॉब जाएगी। इधर पुलिस स्टेशन के रास्ते में वेद ने बार बार कहा, इंस्पेक्टर साहब प्लीज मुझे एक बार कमिश्नर साहब से बात करने दीजिए, लेकिन हर बार उसे इग्नोर किया गया। एक कांस्टेबल ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अबे कमिश्नर साहब से बात करेगा? तो है कौन, कोई वीआईपी है क्या? भिखारी जैसे हाल हैं और कमिश्नर से बात करने का इसको। स्टेशन पहुंचकर इंस्पेक्टर शर्मा ने कांस्टेबल से धीमी आवाज में कहा, इसे अलग सेल में रखना, ध्यान रहे किसी भी कीमत पर यह बाहर नहीं आना चाहिए। समझ गया सर। कांस्टेबल ने वेद को एक अंधेरी सेल में धकेल दिया। इंस्पेक्टर शर्मा पुलिस स्टेशन से बाहर आया और एक नंबर डायल करके बोला, सर आपका काम कर दिया, अब जरा मेरी जेब भी थोड़ी हरी कर दीजिए। दूसरी तरफ से आवाज आई, तुम्हारे पास पैसे पहुंच जाएंगे, बस वो लड़का बाहर नहीं आना चाहिए। इधर हॉस्पिटल में सावित्री की सांसें धीमी पड़ती जा रही थी। ऑक्सीजन मॉनिटर पर नंबर्स गिरते जा रहे थे। डॉक्टर ने टेंशन में कियारा से कहा, मैडम की कंडीशन क्रिटिकल हो रही है। कियारा घबरा कर बोली, जो भी करना है करिए डॉक्टर, बस उन्हें बचा लीजिए। वहीं सेल में वेद बेहद गुस्से में था। उसे लग रहा था कि समय निकलता जा रहा है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। गुस्से में उसने दीवार को जोर से लात मारी। मैं यहां बंद हूं और दादी की जान खतरे में है, वो चिल्लाया। तभी एक हवलदार सेल के सामने आया और एक नोट फेंक कर चला गया। वेद ने नोट उठाकर पढ़ा, जिसमें खून से लिखा हुआ था, You son of a traitor, your time has ended. अब पूरा शहर जानेगा कि गद्दार का बेटा अभी भी जिंदा है। जैसे तेरे माँ बाप के साथ हुआ था वैसे ही तेरे साथ भी होगा। वेद की आंखों में आग दहक उठी। उसे समझ आ गया कि यहां भी उसके साथ दुश्मन के लोग घुसे हुए हैं। आखिर कौन है जो वेद को इस मुसीबत में फंसा रहा है? जेल की सलाखों के पीछे वेद बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। कल रात जो कुछ हुआ था वो उसके दिमाग में विस्फोट कर रहा था। सुबह हो चुकी थी। सावित्री रायजादा हॉस्पिटल में थी। कियारा अकेले थी और उसके लालची रिश्तेदार गिद्धों की तरह मंडरा रहे थे। और यहां वो बेबस नहीं, कैद था। वक्त खून की तरह बह रहा था और वेद का पारा चढ़ता जा रहा था। वेद ने मन में सोचा, अब और नहीं।
अब या तो सलाखें टूटेंगी या कोई सिर। बाहर निकलना ही होगा, जो भी कीमत हो। और फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे ओ, सुनो कोई, खोलो ये दरवाजा, मैं चुप नहीं बैठने वाला, मैं बेगुनाह हूं। मेरी दादी वो आईसीयू में है, अगर उन्हें कुछ हुआ ना तो इस पुलिस स्टेशन को जलाकर राख कर दूंगा। एक बार खोल के तो देखो, फिर बताऊंगा असली कैदी कौन है। तभी इंस्पेक्टर शर्मा, जो वहां कांस्टेबल को डांट रहे थे, वो गुस्से में वहां आए। उसके चेहरे पर चिड़चिड़ाहट साफ दिख रही थी। अबे क्या बकवास लगा रखी है, चुप हो जा, रात से भौंक रहा है, बाहर गली के कुत्तों के साथ कंपटीशन कर रहा है क्या? वेद ने अपना गुस्सा शांत किया और उन्हें फिर समझाने की कोशिश की। मुझे चिल्लाना पड़ रहा है क्योंकि तुम लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हो। बिना किसी पुख्ता सबूत के तुम मुझे कैसे जेल में बंद कर सकते हो? मुझे बाहर निकालो, वरना बाद में बहुत पछताओगे। निकालो बाहर। इंस्पेक्टर ने उसे दुत्कारा। अबे चुप, धमकी देता है। चिल्ला चिल्ला कर अपना गला भी फाड़ लेगा, तब भी जिंदगी भर बाहर नहीं निकल पाएगा तू। तेरे खिलाफ इतने केस बनाए हैं कि तेरी सजा खत्म ही नहीं होगी, लेकिन मैं रिटायर हो जाऊंगा। वेद ने गुस्से में पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरी क्या दुश्मनी है तुमसे? इंस्पेक्टर कुटिल मुस्कान के साथ बोला, क्योंकि तुझे यहां कैद रखने के इतने पैसे मिले हैं जितने में मेरी जिंदगी ऐशो आराम से निकल जाएगी। तुझे बड़े लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए था। अब तू इसी जेल में सुधर। यह सुनकर वेद दंग रह गया और फिर कुछ सोचते हुए चालाकी से बोला, मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगा, जितने उन्होंने दिए हैं उससे डबल। मुझे बस बाहर आने दो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, वादा करता हूं। इंस्पेक्टर जोर जोर से हंसने लगा और पास खड़े कांस्टेबल रवि की पीठ पर हाथ रखकर बोला, यह भिखारी मुझे डबल पैसे देगा। अरे इसकी चप्पल भी मेरे दिन भर की चाय के खर्च से सस्ती है। ये कितना देगा? 10 रुपए का चिल्लर। उसने फिर रवि से कहा, वैसे तेरी और इस भिखारी की खूब जमेगी, दोनों एक ही ब्रांड की चप्पल पहनते हो। कांस्टेबल ने शर्म से सर झुका लिया, लेकिन वेद ने दांत पीसते हुए कहा, तुम जैसे रिश्वतखोर लोगों की वजह से ही कोई पुलिस पर विश्वास नहीं करता। बस एक बार बाहर आने दे, फिर तेरी ऐसी हालत करूंगा कि रिश्वत लेना ही भूल जाएगा। यह सुनकर इंस्पेक्टर के चेहरे की हंसी बंद हो गई तो उसने वेद की तरफ गुस्से से देखा। रुक, तेरी चर्बी उतारता हूं मैं। इंस्पेक्टर गेट खोलकर अंदर जाने वाला था, तभी एक कांस्टेबल आकर चिल्लाया, इंस्पेक्टर सर, आपके लिए जरूरी कॉल है, जल्दी आइए। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली और कांस्टेबल रवि पर चिल्लाया, अबे तू बेवकूफ क्यों खड़ा है यहाँ? इसको जरा ऐसा मार की आवाज मेरे केबिन तक सुनाई पड़े, समझा? कांस्टेबल रवि ने सिर झुकाकर हाँ में सिर हिलाया, लेकिन कांस्टेबल की मुट्ठियां भींच गईं और वेद ने गौर किया कि कांस्टेबल की आंखों में इंस्पेक्टर के लिए गहरी नफरत और अपमान का गुस्सा था। इंस्पेक्टर के जाने के बाद कांस्टेबल हाथ में डंडा लिए अंदर आया और बोला, इंस्पेक्टर से पंगा लेके तूने अच्छा नहीं किया रे, अब तो कभी इस जेल से बाहर नहीं निकल पाएगा। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।